हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। इस वन शॉट रिवीजन को वैसे तो बोल रहा हूँ वन शॉट रिवीजन, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो मैं जो कोर कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर के वो सिखाऊंगा, फिर वो जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक्चुअली ने सीबीएसई ने भी सिलेबस से हटा दिया है और मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स ने भी मना कर दिया है कि उसको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। पहले मैं इस कोर चैप्टर को, जो कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की, वो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, तो वो दो एक्टिविटी हो सकती है, या तो इकोनॉमिक होगी या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एक बात समझिए, जब भी आप कोई भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा जो भी काम होते हैं वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक मदर अपने चाइल्ड को पढ़ा रही है, तो वो पैसा कमाने के लिए कर रही है या फिर अपने चाइल्ड की नीड को फुलफिल करने के लिए स्टडीज की, उसके चाइल्ड का अच्छा परफॉर्मेंस है स्टडीज के अंदर इसलिए की जा रही है। यस, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए की जा रही है माँ के द्वारा, है ना। इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो याद रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज दो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैसा कमाने के लिए, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, डॉक्टर वर्किंग इन अ क्लिनिक। ये सारे एग्जांपल हो गए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सन रनिंग हिज ओन बिजनेस, ये सब हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल। चलो अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। एग्जांपल लेते हैं बेटा। सूरत के अंदर, सूरत गुजरात के अंदर मान लो कोई ये है, क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल छायडो का, ठीक है। तो छायडो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, मान लो एमआरआई वगैरह बहुत सस्ते में करवा के दे रहा है, सीटी स्कैन वगैरह बहुत सस्ते में करवा के दे रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बेटा वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है या लोक सेवा के लिए कर रहा है? लोक सेवा के लिए ना, इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मान लो छायडो ने कहीं से स्पॉन्सरशिप ले रखी है, उन कंपनियों का नाम डिस्प्ले हो रहा है वहां पे, छायडो का जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ना। तो उन कंपनियों का जो नाम डिस्प्ले हो रहा है, मुझे बता वो कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप क्यों दी? ताकि उनकी रेप्यूटेशन मार्केट में बढ़े, लोग उनको जाने और उनका बिजनेस एक्सपांड हो। तो वो जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो बन जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसा लगा एग्जाम्पल? इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर मुझे करना है तो फिर मैं तीन तरीके से कर सकता हूँ, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से? या तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं प्रोफेशन में लग सकता हूँ, या फिर मैं एम्प्लॉयमेंट में जा सकता हूँ। अब इसको डिटेल में समझेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट समझिए। एक बार बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है? मैं काम कर रहा हूँ खुद के लिए और खुद के अंडर में, बिजनेस। ये हो गया आपका बिजनेस। मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ और किसके अंडर में? खुद के अंडर में काम कर रहा हूँ। प्रोफेशन क्या हो गया? जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। इसमें भी हम खुद के लिए काम कर रहे हैं और खुद के अंडर में काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन सर फिर बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क हो गया? बिजनेस के अंदर डिग्री हो, आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन प्रोफेशन के अंदर तो बेटा आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ही होगी। आपको अगर डॉक्टर का काम करना है तो बिना एमबीबीएस किए आप डॉक्टर का काम इंडिया में नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये डिफरेंस होता है बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। सर अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक्सटाइल का बिजनेस करता है तो वो बिजनेस में आएगा या प्रोफेशन में? बेटा एक बात बताओ, क्या जो डिग्री है सीए की और बिजनेस का, टेक्सटाइल के बिजनेस का कोई लिंक है? नहीं है ना। तो वो आएंगे आपके बिजनेस के अंदर, ना कि प्रोफेशन में। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति है जो सीए की एग्जाम क्लियर कर चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करता है, और उसके बाद में सीए का ही काम कर रहा है, तो प्रोफेशन में आएगा। बिकॉज एक डायरेक्ट लिंक है, जो वो काम कर रहा है और जो क्वालिफिकेशन उनके पास है। बात समझ में आई? तो प्रोफेशन में आएंगे। अगर जो क्वालिफिकेशन, मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन वो काम कुछ और कर रहा है, तो बिजनेस में आएगा ना, और खुद के अंडर में काम कर रहा है तो किसी और के अंडर में नहीं। अब तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा कि आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो। देखो हर इंसान काम खुद के लिए करता है, लेकिन आप काम खुद के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन किसी और के अंडर में, किसी और के इंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, बॉस और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जॉब करता है, तो ये बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ना कि प्रोफेशन। बिकॉज वो खुद के लिए काम कर रहा है लेकिन खुद के अंडर में काम नहीं कर रहा है। आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एक बार के लिए समझ में आ गया। इसको और डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं। चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर। बिजनेस की क्या क्या खासियत होती है, पहली बात करते हैं। देखिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? पैसा कमाने के लिए। दूसरा,
और जब पैसा कमाने के लिए नहीं होगा तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। बेटा जैसे आप लोगों को पता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर, सर्विस का तो खैर यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए इस पॉइंट के अंदर, आपको पता होना चाहिए चार स्टेप्स होते हैं बेटा। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन, सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड आता है तीन और चार स्टेप्स रहेंगे इसके अंदर। तीसरा रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आई गेस ये ऐसी मेरी इमेज से दिख नहीं रहा है। ओके, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अब एक बात समझो बेटा, अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देनी है ना, तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लोगों तक, मतलब जगह जगह तक पहुंचाना पड़ेगा जहां से लोग उसको खरीद सके। जैसे कि एक बात समझते हैं बेटा, नेस्ले मैगी। नेस्ले मैगी खाली मान लो उनका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉम्बे में है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि नेस्ले मैगी मैन्युफैक्चर हो रही है बॉम्बे में, तो खाली बॉम्बे में अवेलेबल है क्या? नहीं, वो तो दूर दराज पहाड़ों में भी अवेलेबल है। कैसे पॉसिबल हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन से। यस और नो? मैंने पहले नेस्ले मैगी को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर लोग उसको खरीदते हैं, यानी कि हो गया एक्सचेंज। अब एक बात समझिए बेटा, जो सेकंड पॉइंट है आपका बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो है प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। समझिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? वैसे लिटरल मीनिंग बताऊं तो प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि कोई चीज को क्रिएट करना, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कन्वर्ट करना। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएट करना, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उसको कन्वर्ट करना किसी और चीज के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। अब एक बात समझिए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अगर आपको कोई भी चीज गुड्स है, अगर नेस्ले मैगी को मैगी बनानी है, तो उनको क्या चाहिए रहेगा? रॉ मटेरियल मैदा चाहिए रहेगा और दूसरे केमिकल्स जो भी उनको चाहिए। तो पहले उनको परचेज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पहले उनको परचेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको हम प्रोसेस में लगाएंगे। जब उसके बाद उसको प्रोसेस में लगाने के बाद हम क्या करेंगे? बेटा ग्राहक का वेट करेंगे क्या? कस्टमर का वेट करेंगे क्या? फैक्ट्री से आके लेके जाएगा या फिर हमारे आउटलेट से आके लेके जाएगा? नहीं बेटा, हमें उसको सेल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप ये काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरा है प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए रहेगी, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। परचेज एंड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि उसको कन्वर्ट करना, एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को परचेज करना। किसको? जैसे नेस्ले मैगी के अंदर मैदा जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, वो हो गया प्रोक्योरमेंट का पार्ट आपका। फिर उसके बाद आ रहा है सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज, बेटा आपने क्या करना है? खाली प्रोडक्ट बना के खुश नहीं हो जाना है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब तो लोगों को अपने आप ही सपना आएगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो मेरे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज की दुनिया में बोलते हैं ना, बोले जना बेर बेचा है ना, गुजराती में एक कहावत है। तो फिर आपको ढिंडोरा पीटना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कृपया करके मुझसे भी खरीद सकते हो आप, एटलीस्ट मेरे प्रोडक्ट ट्राई ट्राई करो। अगर अच्छा लगे तो खरीदिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग। बेटा एक बात समझो, हमारा इंटेंट तो होता है प्रॉफिट कमाने का, है ना? लेकिन मेरे लिए इंटेंशन से काम चल जाएगा क्या बिजनेस के अंदर? मेरा इंटेंशन है, मेरी नियत है पैसा कमाने की, लेकिन सिर्फ नियत से काम चलेगा नहीं। प्रॉफिट एक्चुअली में कमाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को आगे कैरी कर पाओगे। अदरवाइज बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ जाएगा। अगर आपका, मान लो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब चीज बहुत ही बढ़िया है आपके प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप उस बिजनेस को रन करोगे? नहीं करोगे ना बेटा। आखिर बिजनेस किया क्यों था? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद आ रहा है बेटा फिफ्थ पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क के एलिमेंट होते ही है। एक बात समझो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत डिमांड है, आप भी मानते हो यस इस चीज को। अब एक बात समझो बेटा, जब 2008 से 10 के बीच में ना एक कंपनी आई थी यो बाइक्स करके, यो बाइक्स, उन्होंने उस समय 2008 और 10, मतलब एग्जैक्ट ईयर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उस समय पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए थे और बहुत सस्ते में लॉन्च किए थे। फिर भी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक पाए, क्यों? बेटा उस समय पेट्रोल के भाव उतने महंगे थे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ऑयल की इतनी मारामारी थी नहीं, जो कि अभी आप सब जगह देख ही रहे हो। पेट्रोल पंप पे क्या हालत हो गई थी। अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस वगैरह जो भी चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल, यूएस जो बीच में कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, ये और नो? तो फिर आप समझ रहे हो बेटा, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यो बाइक सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, फिर भी उस समय नहीं चल पाया, क्यों? प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं थी।
लोग जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे पेट्रोल वाले डीजल वाले उससे बहुत खुश थे, तो वो उस चीज की डिमांड कर नहीं पाए। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क रहेगा आपके बिजनेस के अंदर। आप कितना भी बढ़िया गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, लेकिन एलिमेंट ऑफ रिस्क रहेगा। हो सकता है कंज्यूमर आपकी चीज को डिमांड ही ना करे। बेटा डिमांड ही नहीं होगी तो बेचोगे किसको? यस और नो? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहेगा। आप रिस्क को कम कर सकते हो स्ट्रेटेजी बना के, लेकिन बिल्कुल जीरो कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, बिजनेस आपने करना है रेगुलर बेसिस। अब एक बात समझो बेटा, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेट्स से एन एग्जांपल, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। मैंने पिछले 7 दिनों में लगातार खरीदी की है, मैंने साड़ियां खरीदी है, लेकिन मेरी बिक्री नहीं हो रही, मेरी सेल्स ही नहीं हो रही है, कोई आ ही नहीं रहा मेरी दुकान पे खरीदने के लिए। अब इसके अंदर तो लिखा है रेगुलर बेसिस, यस, जो हमारा फीचर्स ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है इसके अंदर रेगुलर बेसिस। अब एक बात समझो बेटा, पिछले 7 दिनों में मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी, क्या मेरे जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या मैं इसको बिजनेस कहूंगा भी या नहीं? बिल्कुल बिजनेस कहूंगा। आप ये मत बोलिएगा कि सर रेगुलर बेसिस लिखा हुआ है तो रेगुलर बेस पे परचेज सेल्स होना ही चाहिए, बिजनेस का एक एक काम रेगुलर बेस पे होना ही चाहिए। देखो हमारा इंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? इंटेंट होना चाहिए गुड्स को परचेज और सेल करने का। अब कई बार मार्केट के अंदर कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर कुछ सेल ही नहीं हो रही थी, तो क्या वो बिजनेस, उनको ऐसा बोलोगे कि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं। कुछ मार्केट के फोर्सेस ऐसे हैं जो उनको मतलब उनकी एक्टिविटीज को रेगुलाइज होने से रोक रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है आप एक बिजनेस में हो, महीने में 2-3 बार ही सेल्स होती हो, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लेते हो आप लोग, है ना? तो ये समझ लीजिए रेगुलर बेसिस का यहाँ पे मतलब क्या है। ये नहीं बोला जा रहा है कि परचेज और सेल्स रेगुलर होना चाहिए, परचेज और सेल करने की आपको रेगुलरली ट्राई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। एक बात समझो, जैसे मान लो आप चाइना गए घूमने के लिए, ठीक है, वहां से कोई बहुत ही डेकोरेटिव आइटम था, आप लेकर आए अपने घर के लिए। फिर आपके मासा जी आपके घर पे आए, उन्होंने बोला भाई ये कहाँ से लेकर आए, हमको बहुत पसंद आई, हमें दे दो। तो आपने खरीदी थी चाइना से 1000 रुपए में, आपने उनको पकड़ा दी 5000 रुपए में, आपने 4000 रुपए कमा लिए। लेकिन बेटा ये वन टाइम एक्टिविटी थी, यस, इसके अंदर हमारा इंटेंट नहीं था ना गुड्स बेचने का, यस और नो, ना बिजनेस करने का। तो ये बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो कि एक आध बार कर लिया प्रॉफिट कमा लिया तो ठीक है, वो बिजनेस नहीं होगा। आपकी नियत होनी चाहिए इसको रेगुलरली करने की। क्या होनी चाहिए बेटा? नियत होनी चाहिए रेगुलरली करने की। फिर आ रहा है आपका सेवेंथ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। बेटा हो सकता है एक कस्टमर को जब आप गुड्स बेच रहे हो तो उसमें आपको लॉस हो जाए, और एक कस्टमर से आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लो, तो रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। जैसे जॉब में क्या होता है, फिक्स सैलरी होती है, बिजनेस के अंदर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। भाव जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो कई बार बहुत प्रॉफिट कमा लेते हो, कई बार बहुत कम प्रॉफिट होता है, कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस में भी गुड्स बेचने पड़ते हैं, और कई बार तो लॉस खा के भी गुड्स बेचने पड़ते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भाव और गिर जाएंगे। अभी तो भाव गिर ही गए हैं हमारे गुड्स के, और गिर जाएंगे, तो इससे चाबी जो मिल रहा है उसको बेच बुचा के नकी कर दो। बात समझ में आ गई? ओके फाइन। अब आते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं, सुनिए बेटा। बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, और किसके अंडर काम कर रहा हूँ? मेरे खुद के अंडर काम कर रहा हूँ। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ और खुद के अंडर काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करने से पहले मैंने क्वालिफिकेशन ली है और ट्रेनिंग भी ली है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, मैंने थियोरेटिकल पढ़ाई की, और ट्रेनिंग का मतलब क्या है बेटा, मैंने प्रैक्टिकल ही उन काम को जाके किया है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनने से पहले आपको 2 ढाई 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो इसके अंदर आप प्रैक्टिकली काम सीखते हो, और 3 स्टेज तो आप लोगों को सीए के पता ही है। उनको क्लियर करने के बाद आपको सीए की डिग्री अवार्ड होती है। तो ये हो गया प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन दोनों मैं करता खुद के लिए हूँ, और करता खुद के अंडर ही हूँ, किसी और के अंडर काम नहीं करता हूँ। खुद ही बॉस हूँ मैं, मेरा बात समझ में आ रही है? लेकिन बिजनेस के अंदर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, मैं काम खुद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन किसी और के अंडर, किसके अंदर? किसी और के अंडर काम कर रहा हूँ, कोई मेरा बॉस है जो मुझे सैलरी देगा हर महीने, ये होता है एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली आप इसको जॉब भी बोल सकते हो। अब मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पहला पॉइंट आ रहा है, सुनिए। कैसे हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट को? सुनिए, बिजनेस के अंदर मेरा निर्णय होना चाहिए कि मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस करना है। निर्णय लेने के बाद मुझे लीगल लीगल अथॉरिटीज जो है उनसे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे मुझे सर्टि परमिशन से भी ज्यादा बेटा सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। मुझे उनको कन्वे करना पड़ेगा कि मैं इसी क्षेत्र में, इस दुकान में मेरा बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है। वो लीगल पर्पस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको, सरकार को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, फिजिकल लोकेशन कहाँ है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशन मोड, कैसे स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन? अगर मुझे डॉक्टर का काम शुरू करना है तो पहले तो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तो एग्जाम पास करने के बाद
जैसे मान लो कि आप सीए बन गए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 3 लेवल के जो एग्जाम्स और ट्रेनिंग वो क्लियर करने के बाद आप सीए बन जाते हो, और उसके बाद बेटा आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। यानी कि सिर्फ सीए की एग्जाम क्लियर करने से नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। मतलब आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को अप्लाई करोगे कि मैं आपसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मांगता हूँ, कृपया करके मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। मतलब आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं एज अ सीए मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम कर सकूं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल बॉडीज होती है जिनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है काम शुरू करने के लिए। सर सिर्फ एग्जाम पास करने से नहीं, नहीं बेटा, एग्जाम पास करने से तो हो जाएगा, और आपको उनको बताना भी पड़ेगा कि हम आप ही का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो डिग्री हमारे पास मिली है उसी का हम काम आगे कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, आपने क्या करना पड़ता है, किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। उनके जो भी क्राइटेरिया है, रिटर्न टेस्ट, डेमो शेमो जो भी है, वो आप लोगों को क्लियर करने पड़ते हैं। और फिर वो आपको एक एग्रीमेंट देते हैं, ऑफर लेटर जिसको बोला जाता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद जो तारीख ऑफर लेटर में लिखी हुई है उस तारीख से आप वहां पे जाके नौकरी कर सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं, ठीक है। बिजनेस के अंदर सर सर्विसेज के अंदर तो हम लोग प्रोफेशन में डील करेंगे ना। बेटा एक बात समझो, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोफेशन के अंदर आती है, जिसके अंदर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन जनरल सर्विसेज, जैसे एक बात समझो बेटा, हेयर कटिंग वगैरह, इसके अंदर कुछ आप लोगों को डिग्री की जरूरत है क्या? नहीं है ना कोई डिग्री की, तो फिर ये सब बिजनेस के अंदर आएंगे। और बाकी जो स्पेशलाइज सर्विसेज, यहाँ स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, वो प्रोफेशन के अंदर आएगा। प्रोफेशन के अंदर हम सर्विसेज में डील करते हैं, बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में भी बेटा आप सर्विस के अंदर डील करते हो, बिकॉज आप किसी और को सेवा दे रहे हो और उसके बदले आप पगार ले रहे हो। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के अंदर क्वालिफिकेशन हो तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा होना चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करके कंटिन्यू करने का। फिर उसके बाद आ रहा है इसके अंदर क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के अंदर। बेटा यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम, प्रोफेशनल बॉडीज की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। बिना एग्जाम क्लियर किए आप प्रोफेशन में नहीं एंटर हो सकते। एग्जाम क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मांगना पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या लॉयर हो, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल बॉडी से, सरकार से नहीं, किसे, प्रोफेशनल बॉडी के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। फिर उसके बाद आ रहा है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या चाहिए रहेगा, क्वालिफिकेशन। जैसे एक बात समझो, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मुझे क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो वो क्वालिफिकेशन मेरे पास होनी चाहिए, जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ अगर वो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, पहले से बताई गई है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के अंदर कुछ दीदियां भी काम करती है, कुछ भैया काम करते हैं, कुछ ये क्लीनिंग का काम करते रहते हैं, यस, कुछ शेफ का काम करते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन की नीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद रिवॉर्ड, बेटा बिजनेस करने से क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रोफेशन के अंदर आप हो तो बेटा आप फीस चार्ज करोगे। जैसे आप कभी बोलते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, भैया आपका प्रॉफिट कितना हुआ, डॉक्टर भैया, डॉक्टर सर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं नहीं, आप क्या बोलते हो, सर आपकी फीस कितनी हुई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसको नाम क्या दिया गया है, फीस। वो बोलते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, ठीक है, तो बिजनेस के प्यार को क्या नाम दूं, प्रॉफिट। प्रोफेशन के प्यार को क्या नाम दूं, फीस दूंगा। और एम्प्लॉयमेंट के प्यार को क्या नाम दूंगा, या तो सैलरी या तो वेजेस। क्या नाम दूंगा बेटा, सैलरी या वेजेस, बेसिकली जिसको हिंदी में पगार कहा जाता है। ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, डिपेंड करता है बिजनेस का साइज कैसा है। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हो तो कम पैसों में भी हो जाएगा, बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो बहुत पैसा भी आपको लगने वाला है। और उसके बाद प्रोफेशन के अंदर बेटा स्टार्ट करने के लिए बहुत कम पैसा लगता है, सिर्फ आपको ऑफिस वगैरह सेटअप करनी पड़ती है, बिकॉज मेजोरिटी पैसा तो आपका एजुकेशन में लग गया, ये सर नो, उसके बाद कोई ज्यादा पैसा लगता नहीं है। हाँ, फिर जैसे आप ज्यादा ज्यादा कमाते रहते हो, फिर आप बढ़िया ऑफिस बनाओ, लग्जरियस ऑफिस बनाओ, वो आपके ऊपर है, बराबर। एंड बेटा आपके सर्विस के अंदर यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जॉब के अंदर कुछ पैसा लगता नहीं है। आपने मेरे लिए वहां पे जाके काम करना है और उसकी पगार आपको मिल जाएगी, आपको कुछ पैसा लगाना नहीं है कमाने से पहले। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कुछ पैसा लगाना नहीं है कमाने से पहले। बात समझ में आ गई? ओके। फिर रिस्क लेवल, बेटा बिजनेस में जबरदस्त रिस्क है, क्योंकि ये सारा काम, मतलब आप ओनर हो ना, आप डिसीजन लोगे। अगर डिसीजन सही पड़ गया तो सारा मुनाफा आप एंजॉय करोगे, डिसीजन गलत पड़ गया तो सारा नुकसान भी आप ही को झेलना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर बेटा रिस्क रहता है, लेकिन मॉडरेट रहता है, मैं मॉडरेट से भी थोड़ा कम ही बोलूंगा, लोअर साइड पे रिस्क रहता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क रहता है। हाँ, कई बार कस्टमर कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चिक 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 करते रहते हैं, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे कि आप लोगों ने इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे कि एक पेशेंट था, उसकी ऑलरेडी हालत खराब थी, डॉक्टर ने फिर उसको ट्रीटमेंट दिया। अब देखो पेशेंट ऑलमोस्ट ऐसा था कि गेम ओवर हुआ ही था, ठीक है,
डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा था जब तक गेम ओवर हो गया। अब उसमें डॉक्टर की क्या गलती, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी बहुत कमजोर हालत में आया था ना। तो कई बार थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है, बाकी वैसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, कुछ कंपनीज फंसा देती है। खैर ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ये तो कि आप कोई भी काम कर लो थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद बेटा हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। सीबीएसई तो बोलता है एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क होता है। कैसा? बेटा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे ना, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होगा। अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, आपका काम बहुत बढ़िया है, आप सब बहुत बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आप थोड़ा उनके लिए ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आपके टॉप पोजीशन पे पहुंचने की वजह से उनकी पोजीशन को खतरा आ जाएगा। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो आपको जल्दी से आगे बढ़ने नहीं देता। और मतलब अलग अलग गेम्स होते हैं इसके अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसके अंदर? एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिल्कुल भी ये मत मान लीजिएगा कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, रिस्क रहता है। वहां पे भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो हाँ, वैसे आप जॉब करोगे तो सीख जाओगे पॉलिटिक्स से कैसे डील करना है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो ना किसी के हाथ में नहीं होती, वहां पे तो पॉलिटिकल सिस्टम लिटरली एम्प्लॉयज को खा जाता है। खैर उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब शॉर्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है जैसे कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पहले मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो एक बिजनेस चल रहा है, पिताजी बिजनेस संभाल रहे हैं। अब पिताजी की उम्र हो गई, अब पिताजी को बिजनेस नहीं करना, तो उन्होंने बोला अपने बेटे को, भाई तू आके अब बिजनेस संभाल ले। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अपनी ओनरशिप किसी और को दे देना, अब ओनर किसी और को बना देना। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होता है यहाँ पे। बिजनेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है, और आप देखते हो जनरली बिजनेसेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। पिताजी का बिजनेस कौन संभालते हैं? बच्चे संभालते हैं। यस और नो, वेदर इट इज अ गर्ल और बॉय। आजकल तो सब कुछ चल रहा है, गर्ल्स भी पूरी बढ़िया एजुकेटेड होती है और बहुत होशियार होती है, तो वो लोग भी बिजनेस संभाल रही है आज के टाइम पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, देश हमारा इस तरीके से भी प्रगति कर रहा है। इसके बाद प्रोफेशन के अंदर बेटा प्रॉब्लम है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भले यहाँ पे लिखा है नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। कैसे? बट थोड़ी सिचुएशन टिपिकल होती है। जैसे पिताजी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेटा अगर सीए बन गया तो वो सीए की प्रैक्टिस को आगे लेके जा सकते हैं ना, जो पापा ने काम सेट किए हैं वही कस्टमर उसको मिल जाएंगे, है ना। तो पॉसिबल तो है यहाँ पे। लेकिन अगर समझो बेटा सीए नहीं हुआ तो, पापा सीए बेटा सीए नहीं है तो, बेटा बेटा मान लो ज्यादा बिजनेस खोपड़ी वाला है, उसको ज्यादा सीए बीए पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं। तो फिर इस केस के अंदर वो क्या होगा? जो पिताजी सीए थे, जब तक वो जीवित है, जब तक वो काम करना चाहते हैं, जीवित नहीं तो काम करना चाहते हैं, तब तक धंधा चलता रहेगा। लेकिन बेटा फिर बाद में सीए की गिद्दी संभाल नहीं पाएगा। समझ लीजिएगा, अनटिल अनलेस बेटा भी सीए है तो वो गिद्दी संभाल लेगा, अदरवाइज वो गद्दी संभाल नहीं पाएगा। सेम गोज फॉर डॉक्टर। यस, आगे बात करते हैं बेटा। एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या वहां पे मान लो कि मेरे कजिन्स को किसी को भेज सकता हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब हो तो भाई तू जाके पढ़ा दे, बिना मेरे बॉस की परमिशन के। और अगर मेरे बॉस से मैं पूछता भी हूँ तो क्या मेरे बॉस मुझे परमिशन देंगे? बिल्कुल नहीं देने वाले। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल ही नहीं। सवाल ही नहीं है कि आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी, क्योंकि आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो ना, वो डिसीजन लेंगे। आप डिसीजन नहीं ले सकते कि चलो मैं मेरी पोजीशन छोड़ रहा हूँ तो मैं इस बंदे को लगा के जाऊंगा। ना 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 ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो लोग डिसाइड करेंगे, कौन? बॉसेस डिसाइड करेंगे। आगे, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या मतलब, क्या होता है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होते भी है तो सरकार प्रिस्क्राइब करती है। कौन करती है? सरकार बताती है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर। अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, कबीर सिंह जो कि शाहिद कपूर ने रोल प्ले किया था, उन्होंने शराब के नशे में एक ड्रंकर्ड स्टेट के अंदर ऑपरेशन कर दिया था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, क्लाइंट को ही मजा आ गई, भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसको फिर फंसा दिया गया, कबीर सिंह को फंसा दिया गया, नहीं वो ड्रंकन स्टेट में ही था। तो उसके अंदर आपको पता हो, मूवी के लास्ट सीन में बताया था कि उसको 5 साल के लिए रेस्टिकेट किया गया था, है ना। किसने किया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहाँ पे प्रोफेशनल कोड होता है कि अगर आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, तो ये आप एक पूरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप पब्लिक में चिल्ला नहीं सकते, आप दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते, ये सब चीजें रहती है। अगर पकड़े गए तो फिर आपको या तो टेम्पररी सस्पेंशन मिल जाएगा या फिर उस प्रोफेशन से ही हटा देंगे। हाँ, डॉक्टर की डिग्री भी छीनी जा सकती है, ठीक है, सीए की डिग्री भी छीनी जा सकती है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कौन बताता है? सरकार या प्रोफेशनल बॉडी? प्रोफेशनल बॉडी बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप किसी के अंडर जॉब करने जा रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने हैं। जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी है वो आपको फॉलो करना है। टाइमिंग पॉलिसी है, किस समय पे पंचिंग करना है, किस समय पे आपको घर जाना है, तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। किस टाइप की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और ये कुछ एग्जांपल्स है
जैसे कि शॉप्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, मान लीजिए शॉप्स के अंदर आपका ग्रोसरी स्टोर वगैरह अगर आप स्टार्ट करते हैं। डीमार्ट हो गया, डीमार्ट एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बिजनेस का। फिर उसके बाद प्रोफेशन के अंदर लीगल, मेडिकल, अकाउंटिंग, सीए हो गया, डॉक्टर हो गए, ये सब आ गए है ना। फिर आपके लॉयर्स आ गए। और जॉब के अंदर हो गए, अगर आप किसी बैंक में जाके जॉब करते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आगे जाके आप जॉब करते हो, किसी कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो दूसरे सीए के अंदर जाके काम कर रहा है ना। बच्चों को इस वाले पॉइंट पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, जो एग्जांपल अभी मैंने दिया है। सर मैं सीए हूँ, मान लो अब मैं किसी और सीए के अंडर जाके काम कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट? बेटा एम्प्लॉयमेंट। आप किसी और के अंडर जाके काम कर रहे हो ना, भले ही आप कितने ही पढ़े लिखे हो, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस। अब बिजनेस। बेटा बिजनेस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। किसके अंदर? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस के दो हिस्से, वापस बोलेंगे मेरे साथ, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बोलेंगे 3 बार, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स। बेटा इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले आ रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो हिस्से होते हैं। पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? हाँ, पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी आगे चला गया, सॉरी। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है बेटा? आपको प्रोडक्शन से संबंधित, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। सर लेकिन खाली बिजनेस के अंदर क्या होता है? खाली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ही होता है क्या? या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे डीमार्ट क्या करता है, गुड्स जो बन चुके हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, उसी को आगे सेल कर देता है। खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड हुए गुड्स को आगे बेच देता है। ये आता है आपका कॉमर्स के अंदर, यानी ट्रेडिंग बिजनेस। यस, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? हम एक जगह से खरीदते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करने वाले, हम खाली खरीद के बेच रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा बेटा? कॉमर्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन कॉमर्स के अंदर क्या होता है? मेरी प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर गुड्स को हम आगे बेचते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो बेटा, इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर प्राइमरी, याद रखना बेटा, प्राइमरी कंसर्न होता है प्रोडक्शन से। किससे? प्रोडक्शन से कंसर्न होता है। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर एक बात समझिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग समथिंग। क्या होता है? क्रिएटिंग समथिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग समथिंग। मैन्युफैक्चरिंग का संबंध है आपके सेकेंडरी से। किससे संबंधित है आपका मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, प्राइमरी संबंधित है बेटा आपका प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? प्रोडक्शन से। और सेकेंडरी संबंधित है आपका मैन्युफैक्चरिंग से। सर प्रोडक्शन क्या होता है, बताएंगे आप? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है बेटा क्रिएटिंग समथिंग, और मैन्युफैक्चरिंग होता है कन्वर्टिंग समथिंग। अब एक बात समझिए बेटा, प्राइमरी के अंदर यानी जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्राइमरी के अंदर दो हिस्से, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? कि आप धरती माता के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं। से फॉर एन एग्जांपल, आप मार्बल के स्लैब्स निकाल रहे हो, आप कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप ऑयल एक्सट्रैक्शंस का काम कर रहे हो। ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बेटा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। आप फिशिंग का काम कर रहे हो, ये भी एक्सट्रैक्टिव के अंदर आएगा, बिकॉज आप पानी के अंदर से कुछ निकाल रहे हो, मछलियां निकाल रहे हो। बात समझ में आ रही है बेटा? एक्सट्रैक्टिव। लेकिन जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक होता है बेटा आपकी बायोलॉजी से संबंधित। किससे? बायोलॉजी से संबंधित। जैसे कि आप अगर ये करते हैं, एग्स का बिजनेस करते हो, आपके यहाँ हेन्स है, अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो एग्स आएंगे, एग्स आप आगे सेल करते हो, तो ये जेनेटिक। मुझे एक बात बताओ, इसमें धरती माता का ज्यादा रोल है या जेनेटिक्स का या बायोलॉजी का? है ना, जेनेटिक्स बायोलॉजी का। तो ये जेनेटिक्स के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गाय में से दूध निकालना, ये कौन सा बिजनेस रहेगा, एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक? बिल्कुल जेनेटिक, बिकॉज यहाँ पे धरती माता से ज्यादा रोल किसका है बेटा? किसका है? जेनेटिक्स और बायोलॉजी का। बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक क्या रहता है? तो प्राइमरी के दो हिस्से हैं, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। इसको याद करने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूँ आपको। पैक। क्या है शॉर्ट फॉर्म? पैक। प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। बेटा बिजनेस के दो हिस्से याद करने के लिए आपने याद रखना है बाइक, BIC। BIK ही होता है, लेकिन एक बार के लिए BIC याद रखो। बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स। बात समझ में आ रही है? सभी को यहाँ तक क्लियर है? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं सेकेंडरी के अंदर। जैसे मैंने बोला प्राइमरी होता है प्रोड्यूसिंग से संबंधित, है ना, प्रोड्यूसिंग यानी क्रिएटिंग समथिंग। बट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग समथिंग। अब एक बात समझो बेटा, प्राइमरी के जो मटेरियल होते हैं ना, जो चीजें निकलती है प्राइमरी से, वो सेकेंडरी की इनपुट बनती है, यानी रॉ मटेरियल बनती है। क्या बनती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल बनती है। बेटा सेकेंडरी जो है ना, ये दो हिस्सों में बंटी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। किसे? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसको याद रखने के लिए SMC याद रखना, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट सेकेंड, S फॉर सेकेंडरी, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, C फॉर कंस्ट्रक्शन। एक बात समझिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? आप कोई चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यानी आप कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हो। ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है एनालिटिकल। क्या है बेटा? एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर आप क्या करते हैं? आप एक रॉ मटेरियल को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं। आप एक प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर,
आप कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा, आप इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये अलग अलग चीजों में बदल जाता है। से फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को अगर आप ऑयल रिफाइनरी के अंदर भेजेंगे तो वहां से पेट्रोलियम, केरोसिन वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो एनालिटिकल, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पहले प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, याद रखना, एनालाइज एंड देन डिवाइड, एनालाइज एंड देन डिवाइड, एनालाइज एंड देन डिवाइड। उसके बाद आ रहा है बेटा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल के अंदर क्या होता है, आप कुछ चीजों को मिला के एक चीज बनाते हो, कुछ चीजों को मिला के एक चीज बनाते हो। से फॉर एन एग्जांपल कॉटन, केमिकल्स, ये सब मिला के आप क्या बनाते हो बेटा, टेक्सटाइल के ना, शर्ट्स हो गए, सूटिंग्स हो गए आपके, साड़ी हो गए, सूट्स हो गए, ये सब सिंथेटिकल के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप अलग अलग चीजों को मिला के एक चीज बनाते हो, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। बात समझ में आ रही है सिंथेटिकल के अंदर। फिर आता है प्रोसेसिंग। बेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपने क्या करना है, शक्कर बनानी है, शुगर बनानी है, किससे चालू की, शुगर केन से। अब शुगर केन से एक ही प्रोसेस के बाद सीधी शक्कर निकल जाएगी या मल्टीपल प्रोसेस होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, अलग अलग प्रोसेसिंग होंगे। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक प्रोसेस में काम नहीं होता। फिर आता है बेटा असेंबलिंग। असेंबली का एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे टीवी है, इसके अंदर माइक्रोचिप्स लगती है, स्क्रीन लगती है, ये सारी चीजें मिलके असेंबली। आप एक जगह चीजों को इकट्ठा करते हो और इस उनको वायर से कनेक्ट कर देते हो या फिर कुछ कनेक्टिंग एजेंट से कनेक्ट करते हो और वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं असेंबलिंग। ये भी सिंथेटिकल के जैसा ही असेंबलिंग, इसमें भी बहुत सारी चीजें हम साथ में लेके एक चीज बना रहे हैं। लेकिन सिंथेटिकल में याद रखना बेटा, हम चीजों को इस तरीके से साथ में लाते हैं कि एक बार वो साथ में आए तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये किन किन चीजों से बनी हुई है। लेकिन जैसे अगर आप कंप्यूटर को खोल देते हो, टीवी को खोल देते हो, तो आपको एकदम पता चल जाता है ये किन किन चीजों से बना है। बात समझ में आ रही है, ये होता है असेंबलिंग। असेंबलिंग में आप चीजों को खोल के पता लगा सकते हो कि किससे बना हुआ है। सिंथेटिकल में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज इस तरीके से बनी है, साड़ी इस तरीके से बनी है। अब आप साड़ी को कैसा एक एक धागा तो निकाल नहीं सकते, पॉसिबल है नहीं। कलर को आप उसे सेपरेट कर नहीं सकते, ये हो गया सिंथेटिकल का पार्ट। बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी का बेटा पहला था मैन्युफैक्चरिंग और फिर आ रहा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आएगा, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, मेट्रो का पूरा स्टैंड हो गया, ये सारा का सारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये जनरली जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये एक बहुत परमानेंट नेचर का होता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। 25 30 50 100 साल तक इसको कुछ होता ज्यादा नहीं है। रिपेयर मांगता है वो एक अलग बात है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर चीजें इमूवेबल होती है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्या होती है, मूवेबल होती है। ओके, फिर आ रहा है बेटा इंडस्ट्री के अंदर टर्शियरी। टर्शियरी के अंदर आपने एक शॉर्ट फॉर्म लिखना है मेरे साथ यहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आपको वाटिव। क्या है शॉर्ट फॉर्म, वाटिव। वेयर हाउसिंग, W फॉर वेयर हाउसिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग, T फॉर ट्रांसपोर्ट, I फॉर इंश्योरेंस, B फॉर बैंकिंग। बेटा टर्शरी में क्या होता है, ये टर्शरी जो होता है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस देता है। किसको देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम देते हो तो आप टर्शरी के अंदर आओगे। आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसपोर्ट का काम देते हो तो आप टर्शरी के अंदर आओगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को, टर्शरी क्या होती है। अब टर्शरी के संबंध में आपको यहाँ पे एक डाउट आएगा, वो मैं बाद में लूंगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कॉमर्स के अंदर। जैसे कि मैंने बताया बेटा, इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होती है। प्रोडक्शन मतलब क्रिएटिंग समथिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कन्वर्टिंग समथिंग। बात समझ में आ रही है। लेकिन कॉमर्स जो होता है वो बेटा ना ही प्रोडक्शन होता है ना ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये क्या बोलता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा हो गया ना, गुड्स मुझे दो, मैं आगे जाके बेच के आऊंगा। से फॉर एन एग्जाम्पल डी मार्ट, क्रोमा हो गया, डी मार्ट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉमर्स की एग्जाम्पल है बेटा। किसके एग्जाम्पल है, कॉमर्स के। ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरर्स से परचेज करके आगे कस्टमर को बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का लोड ये लेते नहीं है। अब कॉमर्स के अंदर सबसे पहला ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल, माल खरीदो और आगे बेचो, बट बनाओ मत। ओके, तो ट्रेड का मीनिंग क्या था बेटा, आप क्या कर रहे हैं, बने हुए गुड्स को खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, बट आप खुद बना नहीं रहे हो। ये ट्रेड का पार्ट हो गया। अब एक बात समझिए, ट्रेड में बेटा दो पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, आप देश की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हो। किसके अंदर काम कर रहे हो बेटा, देश की बाउंड्री के अंदर। जैसे होलसेलर्स और रिटेलर्स, ये लोग क्या करते हैं, मान लो कोई एक ऐसा होलसेलर है जो इंडिया मेड प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेचता है, तो ये होलसेलर हो गया बराबर। इंटरनल, देश की बाउंड्री के भीतर भीतर काम हो रहा है, हम देश के बाहर जा नहीं रहे, ना ही खरीदने के लिए ना ही बेचने के लिए। बात समझ में आ रही है। ये हो गया इंटरनल। इंटरनल के अंदर आ गया पहला होलसेलर। बेटा होलसेलर के अंदर याद रखना, ये लोग बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेचते हैं, बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेचते हैं। और जनरली होलसेलर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। जैसे कि आप और मैं क्या करते हैं, डेयरी मिल्क कितनी खरीद लेते हैं, 5 10 20 पीस खरीद लेते हैं, 50 पीस खरीद लेते हैं बर्थडे पे, है ना। लेकिन होलसेलर क्या करते हैं, लैक्स ऑफ डेयरी मिल्क, कैडबरी
एक साथ खरीदते हैं और उनको हजारों में रिटेलर्स को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को। रिटेलर्स कौन से होते हैं बेटा? ये भी ट्रेडर्स होते हैं, माल खरीद के आगे बेचते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। ये लोग होलसेलर से माल खरीदते हैं, हाँ, और आप और हम जैसे लोगों को कम कम में बेचते हैं, कम कम रेट में नहीं, क्वांटिटी में। जैसे मुझे अगर 5 डेयरी मिल्क चाहिए तो मैं अब सीधा डेयरी मिल्क कंपनी को तो अप्रोच नहीं करूंगा ना, वो मुझे भाव ही नहीं देंगे। 5 डेयरी मिल्क चाहिए, मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे आजू बाजू वाले ग्रोसरी स्टोर में। इन्हीं को बोलते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स क्यों कौन होते हैं बेटा? होलसेलर और रिटेलर में फर्क क्या है? होलसेलर बल्क में खरीदता है और बल्क में बेचता है ना। लेकिन रिटेलर क्या करता है? थोड़ा मतलब क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज्यादा खरीद लेता है लेकिन छुटक छुटक में बेचता है, मतलब 5 पीस, 10 पीस, 1 पीस, 2 पीस, इस तरीके से रिटेलर बेचता है। बात समझ में आ रही है? फिर आते हैं बेटा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? या तो आप बाहर से माल खरीद के देश की बाउंड्री में बेच रहे हो, या तो आप यहाँ से इंडिया से ही देश की बाउंड्री के अंदर से माल खरीद के बाहर बेच रहे हो, भारत के बाहर बेच रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है आप बाहर से ही खरीद रहे हो और बाहर ही बेच रहे हो। क्या होता है मैं समझाता हूँ। इंपोर्ट के अंदर क्या होता है बेटा? आप चाइना से माल खरीद रहे हो और इंडिया में बेच रहे हो। आप इंडियन हो, आप चाइना से माल लेकर आते हो और इंडिया में बेचते हो। बहुत सारे इंपोर्टर्स है हमारे इंडिया के अंदर। फिर एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा? जैसे मान लो इंडिया के अंदर अभी बहुत एक फूड प्रोडक्ट है जो बाहर बहुत डिमांड में। कौन सा है? मखाना। एग्जैक्टली कौन सा? मखाना, जो बिहार में बहुत बनता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम बिहार से इसको खरीद लेते हैं और यूएस में बेच के आते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्सपोर्ट। बात समझ में आ रही है? चीजें बाहर जा रही है एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट के अंदर चीजें अंदर आ रही है। और एंट्री पोर्ट के अंदर क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसा कोई सप्लायर मिल गया चाइना के अंदर जो क्या करता है? बहुत ही सस्ते में मुझे जनरेटर्स बेचने को तैयार है। मैं चाइना से खरीदता हूँ, इंडिया में नहीं बेचता हूँ। इंडिया में बेचता तो फिर तो इम्पोर्ट हो जाता है ना। मैं चाइना से खरीद के उसको यूएस भेज देता हूँ। ये होता है एंट्री पोर्ट। किसी और देश से खरीदा, किसी और देश को बेचा। इसमें भी बहुत पैसा है अगर आप थोड़ा रिसर्च कर सको तो। ओके, कॉमर्स के अंदर आता। अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी वाटिब है। क्या है? वाटिब है सर। वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। सर ये तो टर्शियरी में भी था। लेकिन बात याद रखना बेटा, जब वाट वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग की सर्विस अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को दी जा रही है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको टर्शियरी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन वाट इफ जो वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग की सर्विस अगर किसी ट्रेडर को दी जा रही है, जैसे डीमार्ट, डीमार्ट कुछ यूज करता है, मान लो पॉटर की सर्विस यूज करता है, तो पॉटर किस में आएगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये मेन डिफरेंस है। बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपका यहाँ पे यूट्यूब पे क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप चाहें तो इसमें से भी रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, फटाफट आप इसको रीड कर लीजिए। फाइन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग असेंबली भी मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया। एनालिटिकल के अंदर क्या होता है बेटा? एक ही मटेरियल से हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, यस और नो। सिंथेटिकल के अंदर क्या होता है? बहुत सारी चीजों को मिला के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ एनालिटिकल। यस, सिंथेटिकल इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ एनालिटिकल। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है बेटा? हम लोग शुरू करते हैं एक मटेरियल से, लेकिन उसको मल्टीपल प्रोसेस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एक प्रोसेस में हमें फाइनल गुड मिलता नहीं है। और असेंबली में क्या होता है बेटा? हम लोग फिनिश गुड्स को, जो चीजें अपने आप में पूर्ण है, पूरी है, उनको इकट्ठा लाते हैं और एक नई चीज बना देते हैं। इसको बोलते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग के अंदर मेरे पास एक एग्जांपल आ रहा है। जैसे कि बेटा हम लोग करते हैं ना, ये कंप्यूटर खरीदते हैं तब तो सीपीयू की सीपीयू कोई और कंपनी का ले लेते हैं, मॉनिटर कोई और कंपनी का ले लेते हैं। ये भी एक असेंबली का ही पार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? ताकि हमें बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, टर्शियरी इंडस्ट्री और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बेटा ये वाला जो है ना स्क्रीन पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस मतलब क्या होती है? रुकावट। वो कौन पूरी करता है? जैसे नेस्ले है, नेस्ले है ना, ये मैगी बनाता है बॉम्बे में, से फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई में बनाते हैं। अब इन्होंने क्या करना है? देश के हर एक चप्पे चप्पे में मैगी पहुंचानी है। लेकिन कोई बेचने वाला तो वहां होना चाहिए ना मैगी का। कोई ग्रोसरी स्टोर तो होना चाहिए ना जो वहां पे मैगी को बेचे। तो ये होते हैं ट्रेडर्स। यस, ग्रोसरी स्टोर वाले कौन होते हैं बेटा? ट्रेडर होते हैं। खरीद के माल बेचते हैं, खुद बनाते नहीं है। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, व्यक्ति की रुकावट को कौन कौन सॉल्व करता है? ट्रेड। कौन? ट्रेड। फिर हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, बेटा बॉम्बे से मैगी को सूरत कौन लेके आता है? ट्रांसपोर्ट। तो ये प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, बेटा एक बात समझो, मैगी के 1 लाख पैकेट्स बनाए हुए, लेकिन आज मार्केट में डिमांड 10,000 ही है। तो 90,000 पैकेट्स को क्या हम फेंक देंगे? क्या नहीं ना, उसको हम स्टोर करके रखेंगे। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम, आज डिमांड नहीं है लेकिन कल डिमांड होगी तो आज ही बना के रख दो। लेकिन रखोगे कहाँ? वेयर हाउस में। कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में नहीं रखोगे तो चीजें सड़ जाएगी और उसको फेंकनी पड़ेगी। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम, आज डिमांड नहीं है लेकिन कल होगी,
तो आज ही हम बना के रख दें, लेकिन आज ही अगर तैयारी करके रख दें तो फिर इस चीज को सेफ कैसे रखें? कहाँ पे रखेंगे बेटा? वेयर हाउस में रखेंगे। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को कौन सॉल्व करता है? वेयर हाउस। उसके बाद आ रहा है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क का मतलब क्या है? आपने शायद एक मूवी शायद नाम है ओके जानू करके मूवी का नाम है। उसमें वो गाना था ना, धीरे धीरे जरा गम लेना, जिसके अंदर हीरो हीरोइन वो बुलेट के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर आपने देखा होगा वो श्रद्धा कपूर पीछे से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकाल लेती है, वो बाजू में से एक वैन जा रही होती है थम्स अप कंपनी वगैरह की। तो उसमें से क्या करती है, एक कोल्ड ड्रिंक का आपने देखी होगी ना, वैन्स जाती है रोड के ऊपर जिसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक भरे हुए रहते हैं। वहां से उसने एक दो बॉटल निकाल दी। बेटा मुझे बताओ, ये बिजनेसमैन के लिए तो लॉस हो गया ना? भले ही हमें बहुत मजा आई होगी पिक्चर देखने में, लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो लॉस हो गया ना? थम्स अप कंपनी को तो लॉस हो गया ना? इसको रोकने के लिए थम्स अप कंपनी क्या कराती है? अपना इंश्योरेंस करवाती है, तो लॉस से बची रहती है। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, जो भी कंपनी को रिस्क होते हैं वो रिस्क को किसी और को ट्रांसफर करना पड़ता है। ये हम किसको करते हैं? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? उसको तो लॉस ही लॉस है। बेटा वो हमसे प्रीमियम चार्ज करती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लेटर चैप्टर्स के अंदर और डिस्कस करूंगा डिटेल में। फिर आ रहा है बेटा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। बेटा अगर मुझे बिजनेस करना है, मान लो मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन एक कुछ ऐसा स्टेज आ गया जहाँ पे मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा? क्या बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं, बैंक को अप्रोच करूंगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसों की रुकावट को सॉल्व करती है। फिर आ रही है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेस्ले मैगी के बारे में आज भारत के हर एक बच्चे को कैसे पता है? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कैसे पता चल गया? इन्फॉर्मेशन कहाँ से फैली? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। यस, द बैलेंसिंग एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब एक बात समझो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। मैं बिजनेस करूं तो क्यों करूं? क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा बिजनेस करने का? सिर्फ ऐसे ही जीवन निकालना है इसलिए बिजनेस करूं क्या? समझिए, प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं कोई भी काम करता हूँ, आप देखो ना, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, जो पढ़ाई करनी है करो, नई पढ़ाई करनी है करो, लेकिन आप एक काम जरूर करोगे, पैसा कमाने का। हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे पैसे बनाने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से क्या क्या होता है बिजनेस की? क्या क्या चीजें सेफ होती है? बेटा एक तो सर्वाइवल सेफ हो जाता है। अगर आप कमा नहीं रहे हो तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, है ना? सर्वाइवल। और उसके बाद बेटा जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ घर में लेके जाने को चाहिए, कुछ उनको अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज करनी है, तो ये हो गया प्रॉफिट। और उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है बेटा, हम लोग इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं कि हम लोग नए बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसको हम एक्सपोनेंशियली एक्सपांड कर सकते हैं। बात समझ में आई? प्रॉफिट क्यों कमाना है अपने को? फिर उसके बाद आ रहा है सेकंड, मार्केट स्टैंडिंग। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मार्केट में मेरा नाम होना चाहिए। नाम ऐसा कर जाओ कि काम हो जाए, और काम ऐसा कर जाओ कि नाम हो जाए। बात समझ में आ रही है? मार्केट स्टैंडिंग। तो हमारे बिजनेस में हमें बेटा ऐसा काम करना है कि हमारा नाम हो जाए। हम लोग जिस भी इंडस्ट्री में है, जैसे अगर मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि एजुकेशन में कॉमर्स टीचर के टॉप एजुकेटर्स में मेरा नाम आए ना, इसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। क्यों टॉप एजुकेटर में नाम आ जाए? ताकि मुझे बच्चों को हर बार मेरे तक लाने के लिए मुझे मेहनत ना करनी पड़े, वो अपने आप मेरे तक आए कि हाँ भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं ना। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। आगे बढ़ते बेटा, फिर इनोवेशन। एक बात समझो बेटा, कोई भी बिजनेस खाली है ना, बहुत पुराने तरीकों से नहीं चल सकता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशंस आपको लाते रहना पड़ेगा, ताकि आप सरवाइव कर सको मार्केट के अंदर। देखो, एआई से पहले तो मैं बोलता था इनोवेशन क्या है, ठीक है चलो, अगर मैंने तो ये देखा था जो बिजनेस नॉर्मली 50 साल पहले भी जैसे चल रहे थे आज भी वैसे चल रहे हैं और बढ़िया कमा रहे थे। लेकिन एआई के बाद मुझे ये चीज समझ में आ रही है बहुत क्लियरली, कि जब तक आप अपने बिजनेस में इनोवेशन नहीं लाओगे, नई चीजें नहीं लाओगे, नई तरीके से चीजों को नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लमेटिक मामला है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से चीज आप करते रहोगे जो इनएफिशिएंट, देखो नॉर्मल में कुछ गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल वे बहुत सालों से चलता आ रहा है लेकिन इनएफिशिएंट वे काम करके नहीं देता, वो हम चला तो रहे हैं काम चलाने के लिए, लेकिन काम हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आपके बिजनेस में देगा। तो आपको इनोवेशन लाते रहना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है? और इससे हमारा ब्रेन भी तो एक्सपांड होता है ना, हमें नई नई चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ता है कि अब मुझे बिजनेस रन करना है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। फिर आप दिमाग लगाते हो तो आपके दिमाग का भी एक्सपांशन होता है। प्रोडक्टिविटी। बेटा प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके खिलाफ मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। अब एक बात समझो बेटा, अगर आप बिजनेस के अंदर बहुत 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 मेहनत करके बहुत थोड़ा पैसा कमा पा रहे हो, तो क्या आप बिजनेस में कंटिन्यू करेगा, या फिर कोई नौकरी पकड़ लोगे? नौकरी पकड़ लोगे ना, जहाँ पे आपको अगर ऐसा लगता है भाई कम मेहनत में भी काम हो जाएगा, यस और नो? तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जितना आप इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा आप आउटपुट हमेशा एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। फिर आ रहे हैं बेटा रिसोर्सेज, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फिजिकल प्लांट्स एंड फाइनेंशियल फंड्स। आपने क्या करना है बिजनेस के अंदर? मेरे लिए खाली
बिजनेस चालू करके नहीं छोड़ देना है, आपने रिसोर्सेज एक्वायर करते रहने पड़ेंगे, आपको अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा, नए मशीन्स वगैरह आपको व्यापार के अंदर लाने पड़ेंगे, तो आपका बिजनेस चलेगा। फिर उसके बाद आ रहा है बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस खाली प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, आपको सोसाइटी के प्रति भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिकॉज एक बात समझो ना, अभी कस्टमर कौन है बिजनेस के अंदर? कौन है आपके कस्टमर? सोसाइटी है ना। तो सोसाइटी का अगर आप उनसे कमा रहे हो तो वापस उनका भला भी आपको करके देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस हम लोग करते क्यों है? प्रॉफिट के लिए, मार्केट स्टैंडिंग के लिए, इनोवेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करने के लिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सर? हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बेटे। बेटा आपने प्रॉफिट भी समाज से कमाए तो समाज का हित तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बिजनेस के अंदर दो प्रकार के रिस्क होते हैं। पहले रिस्क क्या होता है? आपका फेवरेट लाइन, रिस्क है तो इश्क है, यस और नो, या फिर इश्क है तो रिस्क है, जो भी है। अब वाइस वर्सा दोनों ही ट्रू है, सही बात बताऊं तो आपको, ठीक है। अब मैकेनिज्म्स ऑफ रिस्क के अंदर स्पेक्यूलेटिव वर्सेस प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव वर्सेस प्योर रिस्क। बेटा एक बात समझो, रिस्क क्या होता है? रिस्क एक्चुअली में आप लिटरल मीनिंग देखो ना, अगर बीएसटी से बाहर निकल के, जो हमने प्लान किया है उसके अलावा कुछ और हो जाना हमेशा रिस्क होगा, है ना। जो हमने प्लान किया है कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होगी और उसके बाद हमें ये चीज मिलेगी, हो सकता है ये चीज ऐसे ना हो, तो रिस्क है। और जो रिटर्न, अगर मान लो जो चीज आपने प्लान की है वैसे ही आपने कर दी, लेकिन आपको जो वापस रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो अगेन एक रिस्की वेंचर है ना। बात समझ में आ रही है? रिस्क होता क्या है बेटा? एक तो काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, या फिर काम जैसा होने के बाद जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, ये होते हैं आपके रिस्क, है ना। इसकी संभावना कितनी है कि काम जैसा सोचा वो वैसा नहीं हो पाया, या फिर काम होने के बाद जो रिटर्न हमने सोचा था वो नहीं मिल पाया, इसको बोलते हैं संभावना। संभावना कितनी है इसके हमारे अपोजिट में जाने की। हम सोच रहे थे प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस होने की क्या संभावना है? अब एक बात समझो बेटा, स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मुनाफा और नुकसान दोनों होने का चांस है। लेकिन प्योर रिस्क के अंदर तो या तो बेटा नुकसान होगा, या तो मुनाफा होने का तो चांस ही नहीं है प्योर रिस्क के अंदर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर क्या है बेटा? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। से फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक फन फेयर में गए, ठीक है, फ्ली जिसको बोलते हो आप, या फन फेयर जो भी है, मुझे आइडिया नहीं इसका। तो इसके अंदर आप क्या करते हो? आप 7 अप 7 डाउन खेलते हो बेटा, आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो ना। इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्यूलेटिव रिस्क। लेकिन प्योर रिस्क क्या होता है? एक बात समझो, एक ऐसी रोड है जहाँ पे लोग अंड संड तरीके से गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी ना बेटा, या तो आपका एक्सीडेंट होगा या तो एक्सीडेंट नहीं होगा, यानी या तो नुकसान होगा या तो नुकसान से आप बच जाओगे, मुनाफा तो आप नहीं कमाओगे। मुनाफा तो आप नहीं कमाओगे। ये हो गया आपका प्योर रिस्क। एक बार प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क में एक बार स्क्रीन पे लगा देता हूँ, कृपया करके इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको रीड कर लीजिए, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या क्या कॉजेज है? पहला है नेचुरल कॉजेज। एक बात समझो बेटा, नेचुरल कॉजेज के अंदर जैसे मान लो मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, फ्लड्स आ गए या ड्रॉट्स हो गए। अब मुझे बताओ इसमें मेरी गलती है या नेचर की गलती है? नेचर की गलती है। मैं तो मेरा काम बराबर तरीके से कर रहा था ना, लेकिन फिर भी नसीब में नुकसान लिखा था तो कौन रोक सकता है? बात समझ में आ रही है? ये हो गए नेचुरल कॉजेज। ये ऐसे कॉजेज होते हैं बेटा जो ह्यूमंस के कंट्रोल में कभी भी नहीं आ सकते, जो ह्यूमंस के कंट्रोल में कभी भी नहीं आ सकते। फिर आ रहे हैं सेकंड, ह्यूमन कॉजेस। बेटा ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, जो रिस्क है वो हमारी गलती की वजह से। फॉर एन एग्जांपल, आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ह्यूमन कॉज है। क्या है? ह्यूमन कॉज है। या फिर मैं एक नेचुरल कॉज का भी एग्जांपल लेते हैं। 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, शहर में कोरोना फैला हुआ है, और किसी स्टूडेंट को कोरोना हो गया, 2 महीने तक वो पढ़ाई नहीं कर पाया, नेचुरल कॉज है, उसके हाथ में नहीं था कोरोना होना, है ना। ह्यूमन कॉज में क्या होगा? 2 महीने बाद आपका एग्जाम है लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट इज ह्यूमन कॉज। बट आपके हाथ में थी चीजें, आपके कंट्रोल में थी। नेचुरल तो क्या थी? आपके कंट्रोल में नहीं थी, बट ह्यूमन कॉज आपके कंट्रोल में होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, चाहे खुद के ऊपर हो चाहे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर हो, ताकि ह्यूमन कॉजेज की वजह से आपको रिस्क ना हो, या फिर रिस्क देखो ना हो तो हो नहीं सकता, रिस्क मिनिमम हो जाए आपका। बात समझ में आई? ओके। फिर आते हैं बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप को तो याद करना हम कैसे भूल सकते हैं। बेटा एक बात समझो, आज बिजनेसेस बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, है ना। चाहे टेक्सटाइल का बिजनेस ले लो या फिर दूसरे बिजनेसेस ले लो, क्या कॉज है इसका? इकोनॉमिक कॉज। लड़ाई हो रही है ईरान इसराइल के अंदर, लेकिन इंडिया पे कहाँ से असर आना शुरू हो गया? असर तो आएगा ना बेटा, आप ऑयल वगैरह वहीं से तो खरीदते हो, यस और नो। जो आपकी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो आप वहीं से खरीदते हो, तो ये आ गए आपके इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर। ये बेटा जो इकोनॉमिक कॉजेज है ना, अब मैं इसके अंदर ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, है ना।
कुछ हद तक कंट्रोल में है, कुछ हद तक कंट्रोल में नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। अच्छा सर एक बात बताओ, ह्यूमन कॉज और इकोनॉमिक कॉज में क्या फर्क होता है? बेटा ह्यूमन कॉज क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी गलती या मेरे एम्प्लॉयज की गलती की वजह से मुझे रिस्क हुआ, दैट इज ह्यूमन कॉज। लेकिन इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, मेरी कंपनी ने कुछ नहीं किया वहां पे ना, लेकिन बाहर की दुनिया के इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरी कंपनी पे असर आ गया। ये हो गया आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। डाउट क्लियर हुआ? एंड अदर कॉजेज में आ जाएंगे बेटा, अनफोर्सिन ऑपरेशनल और पॉलिटिकल इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, हाँ है ना। अभी जैसे इकोनॉमिक कॉज के अंदर अभी आज क्या है, अगर हमारा बिजनेस डाउन है तो क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कृपा है, यस और नो, तो इकोनॉमिक कॉज है। लेकिन जब ये ईरान वर्सेस इसराइल होने वाला था, अभी तो हो रहा है तो इकोनॉमिक कॉज है, होने वाला था, उस समय जब ये होने वाला था, जब ये स्टार्टिंग स्टेज पे था, तो जब हमारा बिजनेस हैम्पर होना स्टार्ट हुआ, इसको बोलेंगे अदर कॉजेस। क्या बोलेंगे बेटा? अदर कॉजेस। कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हो गए जो हमारे अनफेवर में चले गए। या फिर इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल आपके लिए ले सकता हूँ। जैसे कि एक बात समझो, आपकी तंबाकू की कंपनी है, बोलो जुबा केसरी, बराबर। सरकार ने एकदम से उसको बैन कर दिया। आपकी प्लास्टिक कंपनी है, बहुत पतले प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर दिया, जो कि आपकी हाई सेल्स थी। ये हो गए अदर कॉजेस के अंदर। बात समझ में आ गई बेटा? ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपना बिजनेस लॉन्च करना है तो 8 स्टेप्स है इसके अंदर। पहला पहला आएगा बेटा, सिलेक्शन ऑफ टाइप। चूज इंडस्ट्री और कॉमर्स ब्रांच। आपने प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है वो आपको चूज करना है। चूज कैसे करोगे? अपने इंटरेस्ट, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से। कुछ लोगों को फैक्ट्री संभालने में बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को ट्रेडिंग में मजा आती है कि हमको तो लोगों से मिलने में मजा आती है, कुछ लोगों को फैक्ट्री में मजा आती है कि हम लोग तो हमारा ऑफिस लेके बैठेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, मशीनें काम करेगी, हम लोग हमारा पैसा लगाएंगे और माल बेचेंगे। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि भाई लोगों से मिलके ट्रेडिंग करेंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। कुछ लोगों को सर्विस में मजा आती है, जैसे मैं हूँ, तो मुझे टीचिंग में मजा आता है, तो मैं सर्विस सेक्टर का बंदा हूँ, बात समझ में आ रही है। फिर आ रहा है बेटा साइज ऑफ द बिजनेस। आपने ये डिसाइड करना है कि पहले से ही बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है या ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। से फॉर एग्जांपल जियो ने जब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर पैर रखे तो बहुत बड़े लेवल से उसने स्टार्ट करने का सोचा, तभी तो आपको 2-3 साल तक फ्री डेटा दिया था, बात समझ में आ रही है। लेकिन सबके पास जियो जितने पैसे नहीं होते, तो लोग स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं, पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, तो लो टू हाई भी जाते हैं बिजनेस के अंदर। फिर आता है लोकेशन। बेटा अपनी लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस के अंदर। एक बात समझिए, अगर लो इनकम ग्रुप के अंदर लोकेशन के अंदर आप बहुत प्रीमियम ब्रांड ऑफ कपड़े की फैक्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाना छोड़ दो एक बार के लिए, या फिर आप क्या करते हो, डीलरशिप लेते हो कोई महंगे कपड़े ब्रांड्स की, लो इनकम प्रोफाइल एरिया है वो, तो कोई खरीदेगा आपसे जीन्स या टी शर्ट? कोई नहीं खरीदेगा ना। तो लोकेशन आपने क्या करना है, आपने जो स्टेप 1 में डिसीजन किया है सिलेक्शन ऑफ टाइप के हिसाब से लोकेशन रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब जो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं ना, उनके लिए, बिजनेस वालों के लिए तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है ही, सर्विस वालों के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वर्क फ्रॉम होम है, या फिर जैसे मैं यूट्यूब के वीडियो बनाता हूँ, मैं घर से भी बना सकता हूँ, कहीं बाहर से भी बना सकता हूँ, तो उसमें लोकेशन का इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है फाइनेंसिंग। बेटा पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, ये आता है फाइनेंसिंग। कहाँ से आप पैसा लोगे? बैंक से या फिर अपनी खुद की सेविंग्स लगाओगे, नौकरी करके पैसा बनाओगे, फिर व्यापार के अंदर जाओगे, किस हिसाब से आप बिजनेस के अंदर जाने वाले हो, ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा बेटा? फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। अब फाइनेंसिंग के अंदर मेरे लिए यही नहीं होता कि बिजनेस में पैसा का सोर्स क्या रहेगा, पैसे आने का सोर्स क्या रहेगा, पैसा आप लगाओगे कहाँ पे, मशीन्स में लगाओगे, करंट एसेट्स में लगाओगे, वो भी आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल फैसिलिटीज। आपने मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह कितनी बिल्डिंग लेनी है, कितनी मशीन्स लेनी है, वो सब भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या हो गया, हमारे बिजनेस में पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, और पॉइंट नंबर 5 में क्या हुआ, बिजनेस में आया हुआ पैसा हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। फिर आ रहा है बेटा वर्कफोर्स। वर्कफोर्स होता है सीधा इंसानों से संबंधित, किस टाइप के लोग आपको चाहिए और कितने लोग आपको चाहिए, ट्रेंड चाहिए, अनट्रेंड चाहिए, कि आपके पास कैपेबिलिटी है उनको ट्रेनिंग करने की, अगर आप अनट्रेंड स्टाफ ले रहे हो, या फिर आपका काम ही ऐसा है कि अनट्रेंड वाले को रोज इंस्ट्रक्शन देके भी काम हो जाएगा, तो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आ रहा है बेटा टैक्स प्लानिंग। यहाँ पे मैं टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। टैक्स इवेजन होता है चोरी करना, ब्लैक मनी करना, सेल्स कर देना गुड्स की, लेकिन सेल्स सरकार को ना बताना, इनकम कमाना लेकिन इनकम को ना बताना, ये होता है टैक्स इवेजन। मैं बोल रहा हूँ बेटा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, सीए के पास आप जाइए, आप अपना बिजनेस प्रोफाइल दिखाइए, आप उनको बोलिए कि भाई मैं इतना इनकम मेरी इस साल हो जाएगी लगभग जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारा टैक्स बच जाए। तो सरकार ही कुछ ऐसे एरियाज बताती है, जैसे अगर आप अपने बच्चों की जो स्कूल के अंदर फीस देते हो, उसके अंदर एक ट्यूशन फीस का पार्ट रहता है, शायद आपको पता हो, तो उसका डिडक्शन हमें एटीसी के अंदर मिलता है।
वो जो हमने बच्चों की फीस दी है उसके ऊपर हमने टैक्स देना नहीं है। तो ये सब चीजें होती है टैक्स प्लानिंग। इसके अंदर हम सरकार से छुपा नहीं रहे, हम लोग सरकार को बता रहे हैं कि भैया देखो हमने यहाँ यहाँ पे खर्चा किया है, प्लीज इस खर्चे पे हमसे टैक्स मत लो। हमने इनकम कमाई सही बात है, बट इन इस इनकम को हमने इस चीजों में खर्च भी किया है, तो इनके ऊपर कृपया करके हमसे टैक्स मत लो। बात समझ में आई बेटा टैक्स प्लानिंग। और उसके बाद आ रहा है आपका आखिरी स्टेप, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। फाइनली यू आर रेडी टू गो। ठीक है, लॉन्च कीजिए एंटरप्राइज को और पैसे बनाइए, नाम कमाइए समाज के अंदर, समाज का भला कीजिए, खुद का भी भला कीजिए। खाली अपने फायदे का मत सोचिए, अपने साथियों के फायदे का सोचिए। गलत लोगों को अपने जीवन से हटाइए, सही लोगों को अपने जीवन में लाइए, और सही लोगों को लाने के बाद अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट भी कीजिए। बात समझ में आ रही है? ये हो गया लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आई होप बेटा आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन अच्छा लगा रहेगा। यही मेन कंटेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं जो पार्ट 1 है तुम्हारे इस चैप्टर का, जो थोड़ा हिस्ट्री ओरिएंटेड है, पता है ना आप लोगों को, तो वो वाला पार्ट का भी रिवीजन मैं करा दूंगा। बट वो जनरली एग्जाम में आता नहीं, बट मैं मेरी तरफ से आप लोगों को करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कीप ऑन फॉलोइंग धुरंधर ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बेटा।